गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेपर डेंसिटी, ये सब के टर्म्स के बीच में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में पढ़ा था। सारा डेंसिटी ये सब क्या होता है, वेपर डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये सब क्या होता है, ये सब सारी चीज़ों को हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे। ठीक है, तो आपको जनरली अब मोल का कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हो। मास दिया हुआ रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ रहेगा, वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा, किसी भी कंडीशन में आप आसानी से मोल निकाल सकते हैं। क्या एटम होता है, क्या मॉलिक्यूल होता है, किसका बेसिक यूनिट क्या है, नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका था। अगर आप प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से अटेंड किए होगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में भी आई होंगी। ठीक है, तो अभी हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं इस चैप्टर का। एंड द टॉपिक इज बेसिकली परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, और द टॉपिक इज डायरेक्टली परसेंटेज कॉम्पोजिशन, राइट। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का किसी भी कंपाउंड में कितना प्रेजेंट वो हमारा कितना परसेंट वो प्रेजेंट है, दैट इज बेसिकली परसेंटेज कॉम्पोजिशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सपोज कीजिए कोई कंपाउंड है आपका, सपोज इट इज AXBY, इट इज आवर कंपाउंड, राइट, क्लियर। अगर इसमें बात करूँ कि आप बताइए कि इस केस में हमारा ए का कितना प्रेजेंट है हमारा। नाउ परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ए दैट विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू, जिस भी चीज़ का आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करना है दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे ए एक्स किस चीज़ को दिखलाएगा, एक्स विल डिनोट द नंबर ऑफ ए एटम्स, की ए एटम का नंबर कितना है, तो दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द एटम्स मल्टीप्लाइड बाई एक एटम का मास कितना है, दैट इज एटॉमिक वेट, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय, दैट इज इसका हम लोग ओवरऑल मास निकाल लिए, जितना नंबर ऑफ एटम रहेगा मल्टीप्लाई कर देंगे उसको एटॉमिक वेट से, तो इसका टोटल मास निकल गया हमारा, डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल, डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल, इतना ही हमारा आ गया। और सिंस हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय हाउ मच, 100, राइट। तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट। किसी एलिमेंट का परसेंटेज कॉम्पोजिशन विल बी इक्वल टू number of atoms multiplied by the atomic weight of that element divided by the total molecular weight into 100। मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल में ए का जितना मास होगा 100, दैट इज नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाइड बाय द एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय द टोटल मास में, इस पूरे मास में से ए का कितना मास है और उसको हम डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तभी तो हमारा परसेंटेज ऑफ ए पता चलेगा। जैसे इस केस में मैं लिखूँ तो इट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ए, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, ए का कितना है x, राइट, इनटू इसका एटॉमिक वेट, सपोज इट्स एटॉमिक वेट इज कुछ भी x इनटू एटॉमिक वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल का टोटल व्हाट, मॉलिक्यूलर वेट, और मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ए। से अगर मैं वही भी पूछ देता कि नहीं आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन बी की फाइंड करके बताओ, देन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी दैट इज हाउ मच, y इनटू एटॉमिक वेट ऑफ बी, राइट, एटॉमिक वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाय 100, सिंपल। तो परसेंटेज हम लोग कैसे कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करते हैं, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय देयर एटॉमिक वेट्स डिवाइडेड बाय द टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। मतलब उस पूरे मॉलिक्यूल में ए का कितना हमारा मास एग्जिस्ट कर रहा है डिवाइडेड बाय द टोटल मास, तो उससे परसेंटेज ऑफ ए पता चल जाएगा जब हम उसको क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, क्लियर। चलिए, तो ये तो हमारा कोई जनरल हो गया। जैसे मैं एग्जाम्पल अगर बात करूँ आपको,
अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, कैलकुलेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन ग्लूकोज। ग्लूकोज के हर एक एलिमेंट में आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताइए कि एलिमेंट का कितना परसेंटेज पाया जा रहा है। नाउ पहले तुम लोग को पता होना चाहिए कि ग्लूकोज होता क्या है। तो ग्लूकोज इज नथिंग, इट इज सिंपली C6H12O6, राइट, यही होता है। नाउ परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर मैं निकालना चाहूँ, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन मल्टीप्लाई बाय द एटॉमिक वेट डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूलर वेट। तो टोटल मॉलिक्यूलर वेट इसकी मैं फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो मॉलिक्यूलर वेट MW, क्योंकि कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर वेट ही लेंगे, दैट इज 6 इंटू हाउ मच 12 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, तो 12 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 6 इंटू 16, ये हो गया 72, इट इज 12 96। ये टोटल कितना हो गया 6 2 8 2 10 1 10 11 7 18, दैट इज 180, राइट। मॉलिक्यूलर वेट अगर यूनिट की मैं बात करूं तो इट इज एटॉमिक मास यूनिट, आपको बता चुका था। नाउ परसेंटेज ऑफ कार्बन, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, दैट इज हाउ मच 6 इंटू atomic weight of carbon, that is 12 mu divided by the molecular weight, that is what 180 and into 100, right, clear। तो ये हो गया 10 से 10 कैंसिल, 2 से कितना टाइम 9 टाइम्स, 2 से हाउ मच टाइम 5 टाइम्स, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 and 3 4 जा 12, that is 4 2 जा 8 and 8 5 जा 40, that is 40% क्या हमारा होगा ग्लूकोज में, 40% हमेशा क्या होगा कार्बन। नाउ similarly percentage hydrogen, that is number of atoms of hydrogen, that is how much, that is 12 into atomic weight, that is 1 divided by total molecular weight, that is 180 multiplied by 100, 10 cancel out, right। 6 से 6 3 जा 18 and 6 2 जा 12, right। इसको हम लोग करेंगे तो 3 3 जा 9, 3.33, that is basically 6.66% will be what hydrogen, clear। and last हमारा कौन सा दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। now percentage oxygen it will be equal to number of atoms of oxygen, that is 6 into इसका हमारा क्या हो गया ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, that is basically 16 mu divided by total, that is 180 into 100, that is 10 cancel out, 6 3 जा 18 and 3 3 जा 9.33, that is 53.28% ऑक्सीजन, राइट। आप अगर तीनों को अगर सम करने की कोशिश करोगे तो अगर तीनों को सम करोगे तो ओवरऑल परसेंटेज कितना आएगा ऑलवेज 100%। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज ही तो है हमारा, इसी का तो हम लोग डिफरेंट चीज का परसेंटेज कैलकुलेट करें, तो ओवरऑल सारे परसेंटेज कैलकुलेट करते तो मैक्सिमम परसेंटेज हमारा कितना हो सकता है 100%। तो ऑब्वियसली 100% ही हमारा 3 चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कार्बन में, हाइड्रोजन में और किस चीज़ में ऑक्सीजन में। आई बात समझ में? तो परसेंटेज कंपोजिशन इज वेरी सिंपल। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय देयर एटॉमिक वेट डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100, राइट। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? नो सर, नहीं होनी चाहिए। जैसे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन है कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन एसिटिक एसिड। पहले तो आपको एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिखना आना चाहिए।
तो एसिटिक एसिड इज बेसिकली CH3COOH, राइट। तो इसका अगर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर इसको मैं कंबाइन करके लिखूँ कार्बन को एक जगह, तो कार्बन इज 2, तो C2, हाइड्रोजन इज 314, तो C2H4 एंड O2, दिस इज बेसिकली एसिटिक एसिड, राइट। अब इस केस में अगर हम लोग निकालना चाहें परसेंटेज ऑफ कार्बन, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, दैट इज 2 इंटू देयर एटॉमिक वेट, दैट इज 12, डिवाइड बाय देयर मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट से कैलकुलेट कीजिए, दैट इज 2 इंटू कार्बन का, दैट इज 12 प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का, दैट इज 1, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 इंटू 16, दैट इज 12 to 24, इट इज 4 32, दैट इज 60, राइट। डिवाइड बाय द मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 60 इंटू हाउ मच 100, इट इज 12 5 या 60 एंड 5 2 या 10 20, दैट इज 40% इज कार्बन, राइट। अगर हम परसेंटेज हाइड्रोजन की बात करूं तो परसेंटेज हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हाउ मच 4 इंटू देयर एटॉमिक वेट, दैट इज 1, डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 60, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 100, राइट। 1 0 1 0 कैंसिल आउट, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, राइट। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0.33 जा 9, 1.33, दैट इज 5 1 जा 5 3 जा 15, 1 16 1, that is basically 6.65% is hydrogen. Next one is percentage oxygen, that is number of atoms of oxygen, that is 2 into their atomic weight, that is 16, divided by total molecular weight, that is 60, or multiplied by 100, right. 2 to 30 times cancel, 2 3 3 3 ja 9.33, दैट इज 53.28%, राइट। क्लियर। तो इस स्टेप से हम लोग आसानी से निकालेंगे। तो काफ़ी आसान है, मतलब सिंपली कि एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय द टोटल मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन तो भाई कैलकुलेट करना काफ़ी आसान है, बट इसका एप्लीकेशन होता है हमारा टू कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहले तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है, ये सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग एक आज मॉलिक्यूलर वेट वाला निकालने वाला भी क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है a gaseous oxide contains a gaseous oxide contains 30.4% of nitrogen, 30.4% of nitrogen by weight, one molecule of which contain one nitrogen. One molecule of which contain one nitrogen, right? Nitrogen atom. What is the molecular weight of gaseous oxide? क्लियर। क्वेश्चन आपको समझ में आ रही होगी कि हमारा एक ऑक्साइड है। ऑक्साइड पहले होता है क्या चाहिए जो आपको पता होना चाहिए। ऑक्साइड इज सिंपली जैसे कि हमारा कोई भी कंपाउंड जब ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज द ऑक्साइड। जैसे फॉर एग्जांपल इट इज H2O, ठीक है। तो हाइड्रोजन किसके साथ मिलकर कंपाउंड बने, ऑक्सीजन के साथ, दिस इज द ऑक्साइड ऑफ किसका, हाइड्रोजन, जिसको हम लोग वाटर बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि SO2, दिस इज ऑल्सो ऑक्साइड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर कंपाउंड बना है, ठीक है।
तो ये सल्फर डाइऑक्साइड इट इज कॉल्ड। तो इस टाइप से कुछ भी हमारा SO3 दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, दिस इज द ऑक्साइड। तो ऑक्साइड इज बेसिकली व्हाट, तो ऑक्साइड इज बेसिकली द दैट टाइप ऑफ कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो एक गैसियस ऑक्साइड मतलब एक ऑक्साइड है हमारा, कंटेंस इतना परसेंट ऑफ नाइट्रोजन, मतलब उस ऑक्साइड में हमारा 30.4% क्या चीज का प्रेजेंट है, नाइट्रोजन का प्रेजेंट है। ऑक्साइड है मतलब वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कंपाउंड है। कहा ये रहा है कि अगर उसका हम लोग 1 मॉलिक्यूल लेंगे तो विच कंटेन ओनली 1 नाइट्रोजन एटम, मतलब एक मॉलिक्यूल में कितना नाइट्रोजन एटम है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 नाइट्रोजन एटम है, राइट। मतलब कोई भी कंपाउंड होगा ऑक्साइड का, जैसे N होगा नाइट्रोजन समथिंग कुछ भी इतना ऑक्साइड कुछ भी इस टाइप से, तो उसमें नाइट्रोजन एटम का नंबर हमेशा कितना होगा, x ही होगा, मतलब 1 होगा, सॉरी। आई बात समझ में क्लियर। तो हम लोग को बताना है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैसियस ऑक्साइड। नाउ हम लोग लिख सकते हैं कि परसेंटेज नाइट्रोजन इन द ऑक्साइड इट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, दैट इज नंबर ऑफ N एटम मल्टीप्लाइड बाय देयर एटॉमिक वेट होगा डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 100। अरे होगा या नहीं होगा, राइट। परसेंटेज नाइट्रोजन दिया हम लोग 30.4, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 30.4, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम। हम लोग को बोल रहा है कि एक ऑक्साइड के मॉलिक्यूल में कितना एटम का है हमारा, नाइट्रोजन एटम का एक ही है, दैट मीन्स ये तो हो गया 1 इंटू नाइट्रोजन का हमारा कितना होता है एटॉमिक वेट, दैट इज 14 mu डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट जो कि पता नहीं है, तो MW मान लेते हैं इंटू 100। तो ये मॉलिक्यूलर वेट किसका आएगा, कंपाउंड का, वही तो निकालना है गैसियस ऑक्साइड मतलब कंपाउंड का। तो MW इट विल बी इक्वल टू 14 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 30.4, क्योंकि ये इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन में इधर से इधर नीचे डिवीजन में आ जाएगा। आई बात समझ में। और इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर विल बी 46, दैट विल बी द आंसर विल बी 46 mu, राइट। मॉलिक्यूलर वेट है तो mu में आएगा, तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकल गया आपका, क्लियर, समझ में है बात। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो हो सकता है नहीं, हमेशा ऐसा नहीं कि आपको परसेंटेज निकालने के लिए देगा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया हो रहेगा तब आपसे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड पूछ दे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसी टाइप से परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ दैट एलिमेंट वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि एक मॉलिक्यूल में हमारा कितना एटम है उसका, और पुट करेंगे और इसे करके सॉल्व कर लेंगे, राइट, क्लियर, ओके, ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिस्टोन इज अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस Cornerstone is a molecular substance containing 21 atoms of carbon containing 21 atoms of carbon containing 21 atoms of carbon per molecule. Right? The mass percentage of carbon in cornerstone is cornerstone is 69.98% by weight. 69, right? (69.98%), right? What is the molecular weight of cornerstone? ठीक है, चलो
कह रहा है कि कोलेस्टोन इज अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कंटेनिंग 21 एटम्स ऑफ कार्बन पर मॉलिक्यूल। कोलेस्टोन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हमारा 21 एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल, मतलब एक कोलेस्टोन का मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें कितना एटम्स मिलेगा कार्बन का, दैट विल बी 21, राइट। द मास परसेंटेज या परसेंटेज कॉम्पोजिशन मास के टर्म्स में दिया हुआ है इन ऑफ कार्बन इन कोलेस्टोन इज 69.98, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कोलेस्टोन। ठीक है, तो हम लोग परसेंटेज कार्बन वाला एक्सप्रेशन ही लिख लेते हैं। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कोलेस्टोन इट विल बी इक्वल टू द बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन एटम्स in one molecule multiplied by their atomic weight divided by the molecular weight of compound होगा। नाउ परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया हुआ है, हाउ मच, दैट इज 69.98, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, कितना है हमारा 21 इंटू इसका होता है कितना एटॉमिक वेट, दैट इज 12, और ये हम लोग को पता नहीं, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। नाउ तो लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट विल बी इक्वल टू 21 इंटू 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 69.98, दैट इज, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो द आंसर विल बी 360.10, इतना AMU एटॉमिक मास यूनिट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कोलेस्टोन, राइट, क्लियर। तो इस टाइप से हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आसान सा चीज़ है, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। तो इस टाइप से परसेंटेज को, इसका जो मेन एप्लीकेशन है परसेंटेज कॉम्पोजिशन का, वो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टू डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, राइट। So our next topic is molecular formula and empirical formula of compounds. Molecular and empirical formula. इसको पढ़ने से पहले किसी क्या नहीं है इसमें कैसे क्या होता है, तो इसको पढ़ने से पहले तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना। जैसे देखिए एम्पेरिकल फार्मूला इट इज नथिंग, इट इज सिंपली द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फार्मूला, वेयर एज मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे सपोज करो आपके पास है कोई भी कंपाउंड, जैसे सपोज कीजिए ये C6H12O6, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो अगर हम लोग 1 मॉलिक्यूल लेंगे ग्लूकोज का, तो उसमें 6 एटम्स ऑफ कार्बन, 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिलने वाला है हम लोग को ग्लूकोज में, राइट, क्लियर। तो जितना एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है उतना अगर उस फॉर्मूले में रहे, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हमारा फॉर्मूला है इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का, तो जितना एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है अगर वो हमारा प्रेजेंट है इन द फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला इज बेसिकली कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, राइट। इस फॉर्मूला को हम लोग कौन सा फॉर्मूला बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। जबकि अगर इसी कंपाउंड की मैं एम्पेरिकल फार्मूला लिखने की बात करूं तो वो होता है हमारा द सेम फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इन द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम। जैसे इधर में 6 है, इधर में 12 है, इधर में 6 है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे 6 से तीनों को डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे हमारा कितना बच जाएगा, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा तो 6 to 6 तो 1 बच जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बच जाएगा 2 और यहाँ पे 1। तो इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। आप इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो C1H2O, अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो C2H4O2, इस टाइप से ऐसे करते 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो इट इज बेसिकली ये भी हमारा ग्लूकोज का ही फॉर्मूला है, बट यहाँ पे एटम्स का नंबर हमारा क्या चीज़ है, सिंपल होल नंबर में है, सिंपलेस्ट रेशियो में है, इससे ज़्यादा नीचे ये जा सकता नहीं क्योंकि कैंसिल कर दिए हम लोग इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लाने के लिए। तो दिस फॉर्मूला विल बी कॉल्ड एज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। इस फॉर्मूला को हम लोग कौन सा फॉर्मूला बोलेंगे,
empirical formula of glucose, right? क्लियर, आई बात समझ में? तो व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला? द एम्पेरिकल फॉर्मूला इज नथिंग, इट इज सिंपली द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड in which atoms are present in their simplest whole number ratio। वैसा फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड जिसमें एटम हमारा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, मतलब उससे नीचे वो कैंसिल होकर के नहीं सिंपल फॉर्म में आ सकता है, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के फॉर्म में अगर एग्जिस्ट करेगा, दैट फॉर्मूला विल बी कॉल्ड एज द एम्पेरिकल फॉर्मूला, वेयर एज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड in which actual number of atoms are present, तो उस फॉर्मूला को हम लोग कौन सा वाला फॉर्मूला बोलेंगे? तो दैट फॉर्मूला विल बी कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। आई बात समझ में? उस फार्मूला को ऑलवेज कौन सा फार्मूला बोलेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे ऐसे कोई कंपाउंड था हमारा C6H12O6, C2H4O2, राइट, C12H22O11, C2H6 एक्सेट्रा, ये सब। तो अगर आपसे पूछे सारे का भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला लिखो, तो ये सब सारा मॉलिक्यूलर, ये ग्लूकोज हो गया, ये एसिटिक एसिड हो गया, ये सुक्रोज शुगर हो गया, और ये हमारा इथेन हो गया, राइट। तो फार्मूला ये सब आपका नाम जानोगे आप डिटेल में बाद में। तो इस केस में मॉलिक्यूलर फार्मूला सारे का सेम ही रहता है, इट इज बेसिकली C6H12O6, राइट। जबकि इसकी एम्पिरिकल फार्मूला की अगर मैं बात करूं, तो एम्पिरिकल फार्मूला कितना होगा? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 6 से सारा डिविजिबल है, तो CH2 and O, दैट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस। इस केस में देखें तो C2H4O2 जितना एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है, अगर इसको लिख लेंगे दैट विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला। जबकि अगर इसके एम्पिरिकल फार्मूला की अगर मैं बात करूं, तो 2 से ये कैंसिल होने वाला है सारा, तो 2 से कैंसिल कर देते CH2 and O, ठीक है। आई बात समझ में? C12H22O11 दैट इज बेसिकली शुगर, तो C12H22O11 दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये देखिए किसी से भी तीनों कैंसिल होने वाला है क्या? ये 2 से कैंसिल हो सकता है, बट ये 2 से कैंसिल नहीं होगा। ये 11 से कैंसिल हो सकता है, बट ये 11 से कैंसिल नहीं होगा। दैट मीन्स इसका हमारा एम्पेरिकल फार्मूला भी सेम ही रह जाएगा, क्योंकि ये हमारा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में ऑलरेडी प्रेजेंट है। इससे ज़्यादा नीचे कैंसिल होकर के जा नहीं सकता है। दैट इज C2H6। तो अगर ये का यही लिख देंगे, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर इसका एम्पेरिकल फार्मूला की अगर मैं बात करूँ, तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? दैट विल 2 से डिविजिबल है, तो CH3, राइट। क्लियर? तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगे। तो एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर? अब दो हमारा कोई भी कंपाउंड है, तो या तो उसका मॉलिक्यूलर या एम्पेरिकल फार्मूला अलग भी हो सकता है, या फिर मॉलिक्यूलर या एम्पेरिकल फार्मूला सेम भी हो सकता है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला में एटम्स हमारा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो हमारा क्या हो सकता है? सेम हो सकता है। बट इन दोनों के बीच में मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पेरिकल फार्मूला सेम हो या डिफरेंट हो,
उन दोनों के बीच में एक रिलेशन हमेशा मेरा स्टेब्लिश करेगा। जैसे इस केस में हम लोगों ने कितना से इसको डिवाइड किया था, तो 6 से डिवाइड किया था, राइट, क्योंकि 6 हमारा कॉमन नंबर था तो 6 से डिवाइड कर दिया। तो अगर इंपेरिकल फॉर्मूला में हम लोग इस केस में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, कि इंपेरिकल फॉर्मूला में क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, इसमें अगर हम लोग हर केस में नंबर ऑफ एटम अलग अलग होगा मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट इसमें कितना से करेंगे, 2 से डिवाइड किए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर में भी 2 से डिवाइड किए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग n मान लेते हैं, अगर n कोई हमारा आर्बिट्रेरी नंबर है, नेचुरल नंबर, उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑलवेज हम लोग को कौन सा फॉर्मूला मिलने वाला है, तो ऑलवेज हम लोग को कौन सा फॉर्मूला मिल जाएगा, तो वी विल ऑलवेज गेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला हम लोग को ऑलवेज मिलेगा, इंपेरिकल फार्मूला को किसी n नंबर से, आर्बिट्रेरी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑलवेज कौन सा फार्मूला मिलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे इस केस में ये हो गया आपका इंपेरिकल फार्मूला, दैट इज CH2O। अब इसका हम लोग को चेंज करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला में, तो इसमें कितना का हमारा n का वैल्यू हो गया, 6 से डिवाइड किए तो आया था, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो 6 आगे नहीं लिख देंगे हम लोग को, सिंस अभी पता है कि एटम्स का नंबर को करना है, तो C6 यहाँ पे 2 था, 6 से मतलब H12O6 आ गया हमारा। तो n विल बी समथिंग आर्बिट्रेरी नंबर, नेचुरल नंबर, जिससे हमेशा इंपेरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा, वेयर n कैन बी योर 1 2 3 डैश डैश डैश। 1 कब हो जाएगा, तो 1 तब हो जाएगा जब हमारा दोनों क्या रहेगा, सेम, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। क्लियर, आई बात समझ में। तो एक इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी मल्टीप्लाइड बाय समथिंग अ नंबर n, तो उससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, ऑलवेज हम लोग को मिल जाएगा मॉलिक्यूलर, सॉरी, इंपेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाय समथिंग नंबर n, तो हम लोग को ऑलवेज मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। जबकि हम तो यहाँ तो फार्मूला के टर्म से बात करें, हम लोग मास के भी टर्म से बात करेंगे तब भी हमारा सेम आएगा कि इंपेरिकल फार्मूला मास multiplied by something number n, the same number n, so we will always get the empirical formula mass multiplied by something number n, we will always get the molecular formula mass। जैसे इस केस में अगर हम लोग बात करें, तो इस केस में आप चाहो तो n का वैल्यू तो निकाल सकते हो, तो हम लोग को पता है 6 से डिवाइड किए, द वैल्यू ऑफ n विल बी 6। नाउ कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास MFM, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, दैट विल बी इक्वल टू, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, तो 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 6। अगर इसका आप कैलकुलेट करोगे तो 180 होगा, हम लोग थोड़ी देर पहले किए थे। अगर इसका इंपेरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट किए, EFM, इंपेरिकल फार्मूला मास, दैट इज इक्वल टू, यहाँ 12 इंटू 1, कार्बन का होता है 12 इंटू 1, तो दैट इज 12, हाइड्रोजन का होगा 2 इंटू 1, दैट इज बेसिकली 2, और इसका होगा 16 इंटू 1, दैट इज 16, दैट इज बेसिकली 30। कितना आ गया, 30। अब देखिए ये इंपेरिकल फार्मूला मास इज 30, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज 180, तो 180 डिवाइडेड बाई 30, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास, मल्टीप्लाई तो n आ जाएगा, दैट मीन्स ये हमारा हो गया, या फिर 180 कैसे लिख देंगे, दैट इज इंपेरिकल फार्मूला मास इनटू n का वैल्यू कितना है, 6, तो इंपेरिकल फार्मूला मास मल्टीप्लाइड बाय n, द सेम नंबर n, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो n जो नंबर है आप उसको ऑलवेज, अगर आपको पता है कि किसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना है, किसी का इंपेरिकल फार्मूला मास कितना है, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो अपने आप किस चीज़ का नंबर आ जाएगा, n का नंबर, कि n कितना से वो मल्टीप्लाई होगा। सो क्लियर, आई बात समझ में। हर केस में ये दोनों चीज़ सेटिस्फाइड होगा कि इंपेरिकल फार्मूला को आर्बिट्रेरी एक नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑलवेज क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इंपेरिकल फार्मूला के मास को भी सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हम क्या मिल जाएगा, हम लोग को मॉलिक्यूलर फार्मूला मास मिल जाएगा, राइट। क्लियर, आई बात समझ में। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपको समझ में आया कि इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। इंपेरिकल फार्मूला वैसा फार्मूला ऑफ द कंपाउंड जिसमें एटम्स अपने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा क्या हो गया कि वैसा फार्मूला ऑफ द कंपाउंड जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जितने होने चाहिए उतना हमारा प्रेजेंट होगा। तो राइट, क्लियर क्लियर। तो अगर सारे केस में अगर हम लोग n की बात करें कि n सारे केस में क्या क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हो कि n का वैल्यू सारे केस में क्या होगा। द वैल्यू ऑफ n
जैसे इस केस में अगर बात करें तो इस केस में कितना से डिवाइड किया 6 से, क्योंकि 6 कॉमन है तो वैल्यू ऑफ n विल बी 6। इस केस में कितना डिवाइड किया 2, यहाँ पे तो हम लोग 2 से डिवाइड किए थे दैट इज 2। इस केस में हमारा सेम ही रह गया, मतलब 1 से डिवाइड कर दिए। इस केस में 2 और 6 था, 2 हमारा कौन था इसमें 2, तो n का वैल्यू आप आसानी से निकाल भी सकते हो, नहीं निकाल सकते हो क्या? क्लियर आई बात समझ में? तो इस टाइप से हम लोग आसानी से किसी का इंपेरिकल फॉर्मूला या फिर n का वैल्यू पता कर सकते हैं। जब हम लोग को इन दोनों का मास पता होगा या इन दोनों का फॉर्मूला पता होगा तो देख लेंगे कितना हमारा कॉमन है, दैट इज बेसिकली n। राइट, क्लियर? एनी कन्फ्यूजन? समझ में आई बात? तो ये बेसिकली ये होता है हमारा, जो कि हम लोग जानते हैं। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन से इसका क्या हमारा रिलेशन है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन से इसका क्या वास्ता है, वो हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन से एक्चुअल में इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्या वास्ता है। ठीक है, तो अब हम लोग सीखते हैं बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड थ्रू परसेंटेज कॉम्पोजिशन मेथड। कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर इंपेरिकल फॉर्मूला। So the next topic is डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एंड इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे? सो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ ही इसको सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल के साथ ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपका एग्जाम्पल है, एक इनऑर्गेनिक साल्ट है या एक एनी कंपाउंड है। अ कंपाउंड गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन। फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, सोडियम इज 29.11%, सल्फर इज 40.51%, एंड ऑक्सीजन इज 30.38%। ठीक है, हम लोग को बताना है डिटरमाइन द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द इनऑर्गेनिक साल्ट। व्हाट विल बी द इंपेरिकल फॉर्मूला? इस केस में इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, देखिए करते क्या है हम लोग, कुछ नहीं करते हैं, बहुत आसान है इसको कैलकुलेट करना। हम लोग क्या करते हैं, इसका कुछ स्टेप्स है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, लेट सपोज कर लेंगे कि जो भी हमारा इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बना है ना, उसका मास 100 ग्राम है। कितना ग्राम है हमारा? 100 ग्राम। तो हम लोग मान लेते हैं लेट मास ऑफ कंपाउंड बी 100 ग्राम। हमारा कंपाउंड का मास कितना है? 100 ग्राम है। राइट, क्लियर आई बात समझ में? देखिए पहला बार में थोड़ा सा आपको स्टेप्स लॉन्ग लगेगा, बाद की सेकंड टाइम से आपको एकदम तुरंत शॉर्ट बता दूंगा कैसे तुरंत कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे ही कंपाउंड का मास हम लोग 100 ग्राम मान चुके हैं, नाउ अगर हम लोग परसेंटेज सोडियम का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो परसेंटेज ऑफ सोडियम कितना होगा? दैट विल बी द टोटल मास ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय द, अरे ऊपर नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक मास, वो टोटल मास ही ना निकलता है, जितना एटम है मल्टीप्लाइड बाय द एटॉमिक मास, टोटल मास ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, तो मास ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू व्हाट 100 होएगा। परसेंटेज ऑफ सोडियम दिया हुआ हम लोग को 29.11%, इट इज 29.11, इट इज इक्वल टू मास ऑफ सोडियम नहीं पता अपने को, हम लोग मॉलिक्यूलर मास कितना मान चुके हैं? 100 मान चुके हैं, तो इट इज 100 इंटू 100। राइट, 100 से 100 कैंसल आउट, दैट इज मास ऑफ सोडियम कितना निकल गया? दैट इज 29.11 ग्राम। राइट, सोडियम का मास हमारा आ चुका है।
तो हम लोग 100 इसीलिए मान लिए थे क्योंकि परसेंटेज भी आउट ऑफ 100 ही कैलकुलेट होता है, तो 100 मान लेंगे तो जिसका जितना परसेंटेज होगा उतना ही मास आ जाएगा। तो ये तो मास ऑफ सोडियम निकल गया ना, इसी टाइप से। एंड अगर हम लोग परसेंटेज लिखना चाहें सल्फर का तो इट विल बी द मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय द टोटल मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 100। क्लियर। परसेंटेज ऑफ सल्फर दिया हुआ है कितना 40.51, दैट इज 40.51 इट इज इक्वल टू मास ऑफ सल्फर पता नहीं, मॉलिक्यूलर वेट हम लोग कितना मान चुके हैं टोटल 100 इंटू व्हाट 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, तो मास ऑफ सल्फर जितना परसेंटेज था उतना ही आ गया 40.51 ग्राम। ठीक है। सिमिलरली लास्ट हमारा कौन बच गया, तो ऑक्सीजन, उसका भी निकाल सकते हैं। देन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन हाउ मच 30.38, इट इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 100 मान चुके थे हम लोग इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया 30.38 ग्राम। अरे क्लियर, आई बात समझ में। तीनों का मास कैलकुलेट हो गया। आप जरा ध्यान दो, इस केस में तीनों का मास कितना कितना कैलकुलेट हुआ, जितना उसका परसेंटेज था उतना ही, क्योंकि हम लोग आउट ऑफ 100 कैलकुलेट करते हैं। आउट ऑफ 100 कैलकुलेट करेंगे तो जितना हमारा परसेंटेज रहेगा वही आंसर आ जाएगा हमारा। मास ऑफ सोडियम कितना आएगा 29.11 ग्राम, देखिए इसी का परसेंटेज। मास ऑफ सल्फर कितना आ गया 40.51 ग्राम, दैट इसी का परसेंटेज। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया 30.38 ग्राम, दैट इज इसी का परसेंटेज। तो हर केस में हम लोग को 100 ग्राम नहीं मानना है, जितना परसेंटेज दिया हुआ रहेगा चुपचाप मास उतना ही हम लोग मान लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो इतना स्टेप हमारा बच जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट नाउ तो फर्स्ट स्टेप तो ये है आपका। ठीक है, आप इसको कंटिन्यूअसली कॉपी करते जाओ, मैं इरेज करूंगा क्योंकि हमारा काम है आगे। फर्स्ट स्टेप समझ में आया कि जो जितना परसेंटेज दिया हुआ रहेगा उसको उतना उसका मास मान लेना है। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर। नाउ अब देखिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मास हमारा सोडियम का आ चुका है, हम लोग डायरेक्टली भी मान सकते हैं। कितना परसेंटेज है 29.11, तो इतना ग्राम। मास ऑफ सल्फर भी आ चुका है, जितना परसेंटेज है उतना ही ग्राम 40.51 ग्राम। एंड मास ऑफ ऑक्सीजन भी आ गया 30.38 ग्राम। तो फर्स्ट स्टेप ये था, स्टेप नंबर 1। क्लियर, आई बात समझ में। नाउ स्टेप 2, हम लोग क्या करते हैं, जितना भी मास उसका आया उससे उसका मोल्स कैलकुलेट करते हैं। नाउ मोल्स ऑफ सोडियम इट विल बी इक्वल टू द गिवन मास ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, या फिर उसको हम लोग मोलर मास बोलते हैं ना, तो डिवाइडेड बाय द मोलर मास। तो मास ऑफ सोडियम इट इज बेसिकली 29.11 डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास कितना होता है सोडियम का, दैट इज 23। मोलर मास मतलब 1 मोल का मास हम लोग ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल में होता है, मतलब एटॉमिक मास इन ग्राम, ग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया 29.11 डिवाइडेड बाय 23। तो इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली अगर आप कैलकुलेट करोगे इट विल बी 1.266, एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास हम लोग कैलकुलेट करना है। सिमिलरली मोल ऑफ सोडियम निकाल लिया, मोल ऑफ क्या चीज सल्फर, दैट इज बेसिकली 40.51 गिवन मास अपॉन इसका मोलर मास। सल्फर का मोलर मास होता है हमारा कितना 32, तो अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू भी आएगा लगभग आपका 1.266। ठीक है, लास्ट में हमारा बच गया मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो इट विल बी मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है हमारा दिया हुआ 30.38 और मोलर मास ऑक्सीजन का हमारा कितना होता है 16, अरे 16 ही तो होता है, तो दैट इज ये वैल्यू आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.898। राइट, तो पहला स्टेप है क्या, जितना परसेंटेज दिया उतना मास को डिटरमाइन कर लेना, उसी को मास कंसीडर कर लेना। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, तो सेकंड स्टेप है हमारा कि मास से सबका क्या कैलकुलेट करना, मोल्स कैलकुलेट करना। आई बात समझ में। द स्टेप नंबर 3, लिस्ट रेशियो कैलकुलेशन। हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, लिस्ट रेशियो। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लिस्ट रेशियो ऑफ एनी सब्सटेंस विल बी इक्वल टू द मोल ऑफ दैट सब्सटेंस और मोल ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय द सबसे छोटा वाला मोल। राइट, जैसे अगर हम लोग लिस्ट रेशियो फाइंड करने की कोशिश करें सोडियम की, तो सोडियम का लिस्ट रेशियो फाइंड करेंगे तो इट विल बी द मोल्स ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय द लिस्ट मोल।
सबसे छोटा मोल कौन है, तो मोल्स ऑफ सोडियम आया कितना है 1.266, राइट, और डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट मोल, तो यहाँ पे 1.266, यहाँ पे 1.266, 1.898, सबसे छोटा इन तीनों में कौन है, तो 1.266, तो डिवाइडेड बाय लीस्ट मोल दैट इज 1.266, कैंसिल हो जाएगा, सेम वैल्यू है तो कितना टाइम्स, 1 टाइम्स, राइट। सिमिलरली लीस्ट रेशियो सोडियम का कैलकुलेट हो गया, आप कैलकुलेट करेंगे सल्फर का, तो नाउ सल्फर, तो सल्फर का दैट विल बी द मोल ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय द लीस्ट मोल, एनी कंफ्यूजन नहीं, मोल ऑफ सल्फर इज अगेन 1.266 और लिस्ट हम लोग का तो यही है 1.266, ये भी कैंसिल हो गया, वैल्यू कितना आ गया 1, तो ये भी हमारा आ गया 1 टाइम। लास्ट में हमारा बच गया क्या जी, ऑक्सीजन, तो दैट इज मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय द लिस्ट मोल, मोल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज बेसिकली 1.898 और लिस्ट मोल तो हमारा यही था 1.266, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.5 टाइम्स, तो ये आ गया आपका 1.5 टाइम्स, राइट, क्लियर, एनी कंफ्यूजन, नो सर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो लिस्ट रेशियो जैसे ही कैलकुलेट करेंगे हम लोग को अपने आप इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा ना। इंपेरिकल फॉर्मूला इट इज इक्वल टू सोडियम का लिस्ट रेशियो कितना है 1, तो सोडियम का एटम का नंबर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। सल्फर का लिस्ट रेशियो कितना है 1, तो सल्फर का भी हमारे एटम का रेशियो हो जाएगा 1, तो Na1S1, ऑक्सीजन का हमारा कितना है 1.5, तो ऑक्सीजन का आ जाएगा 1.5। अब किसी भी कंपाउंड में आप डेसिमल में ये सब में तो नंबर नहीं देगा, 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा ना, तो ये तो देखे नहीं होगे, तो इस डेसिमल को हटाना पड़ेगा, तो इस डेसिमल को हटाने के लिए हम क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.5 2 जा 3 हो जाएगा, तो हट जाएगा हमारा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इट विल बी द Na2S2O3, दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। आई बात समझे, डेसिमल में हमारे एटम्स का नंबर नहीं होता है ना, इस वजह से उसको हम लोग होल नंबर में कन्वर्ट कर दिए, तो ये क्या कैलकुलेट हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला, बहुत ही आसान है, क्या कैलकुलेट करना है, ओनली 3 स्टेप्स। फर्स्ट जितना परसेंटेज दिया हुआ रहेगा उसी को उसका मास कंसीडर कर लेना है, सेकंड मोल कैलकुलेट कर लेना है, थर्ड हम लोग को लिस्ट रेशियो कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो लिस्ट रेशियो कैलकुलेट करते हैं जितना उसका मोल होगा डिवाइडेड बाय द सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल, लिस्ट मोल, राइट, और वो हमारा जो लास्ट में आ गया दैट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। अगर उसमें डेसिमल ये सब आ गया तो उसको हम लोग कैंसिल करते हैं मल्टीप्लाई करके, कितना से भी, जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने में कैंसिल हो जाता था, डेसिमल हट जाता था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, राइट, तो इंपेरिकल फॉर्मूला उसी से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आया आपको बात। 3 स्टेप में हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, अभी तो इंपेरिकल फॉर्मूला ही आपको बता रहा हूँ, देन हम लोग इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे। जैसे एक और प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ, उसके बाद में आपको देखिए अब तुरंत कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज गिवन, कार्बन इज 92.4%, एंड हाइड्रोजन इज 7.6%। ये आपको दिया हुआ है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला, और क्या चीज भी कैलकुलेट करना है आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट करना है कि ये कितना होगा, इफ मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, इफ मॉलिक्यूलर वेट इज आई थिंक 78, ठीक है, बस। अब जैसे ही क्वेश्चन मिले तुरंत अब हम लोग को सॉल्व करना है, 2 है हमारा, तो पहले तो दोनों का लिस्ट बना लेंगे, जैसे ये हो गया ऐसे करके, इधर में हो गया कार्बन, इधर में क्या हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। पहला केस में क्या कैलकुलेट करना है, तो मोल, दूसरा केस में क्या कैलकुलेट करना है, तो लिस्ट रेशियो, बस इतना ही में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मोल तो आपको कैलकुलेट करेंगे वेट अपॉन मोलर वेट, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। वेट कैसे होगा, जितना परसेंटेज होगा उतना है, तो दैट इज 92.4 डिवाइडेड बाय द मोलर वेट ऑफ कितना हो जाएगा हमारा कार्बन,
दैट इज बेसिकली 12। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा, तो 7.7 अप्रोक्सीमेटली, दैट विल बी इक्वल टू 7.7। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग साइड, इट इज इक्वल टू हाउ मच, तो 7.7। इसका भी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे मोल, तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, जितना परसेंटेज होता है उतना ही मास, तो 7.6 डिवाइड द मोलिकुलर मास, दैट इज 7.7, 7.6 अप्रोक्सीमेटली, दैट इज 7.7 ही हो गया, सेम ही है लगभग हमारा। ठीक है ना। लिस्ट रेशियो, लिस्ट रेशियो में क्या करते हैं हम लोग, इसका मोल, तो इसका मोल डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट मोल, द स्मॉलेस्ट मोल दैट इज 7.6, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ये हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं निकालते लिस्ट रेशियो, हम लोग निकालना चाहते हैं कि हमारा अगर 0.5 के टर्म्स में आ गया तो अब तो एकदम 0.5 ही निकालेंगे, तो 0.12 आया तो उसको 1 मान लेंगे, 0.8 या 9 आया तो उसको हम लोग 2 मान लेंगे, ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज 7.6 डिवाइडेड द लिस्ट, दैट इज 7.6, आ गया 1। इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा, तो इंपेरिकल फॉर्मूला लिस्ट रेशियो जैसे ही कैलकुलेट हुआ तो इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा। तो इंपेरिकल फॉर्मूला इट विल बी इक्वल टू, कार्बन का कितना हमारा लिस्ट रेशियो 1, हाइड्रोजन का भी कितना 1, दैट इज CH। दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। क्लियर। कैलकुलेट करना है क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, मास के टर्म्स में दिया हुआ है, तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं इंपेरिकल फॉर्मूला मास मल्टीप्लाइड बाई n, इट इज ऑलवेज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, राइट। इंपेरिकल फॉर्मूला तो ये है ही, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला मास। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कार्बन 1 है, इसका होता है 12, हाइड्रोजन भी 1 है, इसका होता है 1, दैट इज बेसिकली 13, राइट। तो इट इज इंपेरिकल फॉर्मूला मास आ कितना गया 13 इंटू n का वैल्यू, तो दैट इज n, मॉलिक्यूलर वेट हम लोग कितना दिया हुआ है 78, दैट इज n इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाई 13, दैट इज कितना 6। तो हमारा n का वैल्यू आ गया, तो नाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आ सकता है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है, दैट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाई n। इंपेरिकल फॉर्मूला इज व्हाट, CH, तो CH मल्टीप्लाइड बाई n, n कितना आ गया 6, तो इट विल बी C6H6। ये हमारा कंपाउंड होता है बेंजीन। दिस इज बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आ गया, होप आपको चीज़ समझ में आएंगे। देखिए तुरंत कैलकुलेट हो गया, तो बस इतना परसेंटेज उतना मास डिवाइड कर देंगे इसके मोलर मास से, ठीक है, मतलब एटॉमिक मास से, तो वो हमारा आ जाएगा मोल। मोल को हम लोग लिस्ट से निकाल लेंगे, बस तुरंत पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कुछ क्वेश्चंस का लेंगे इंपेरिकल फार्मूला से और मॉलिक्यूलर फार्मूला के कैलकुलेशन से, देन हम लोग आगे के टॉपिक्स की तरफ प्रोसीड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।